नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जा रही थी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में राजनीतिक गठन हुआ था, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि उत्तरवर्ती मुगल शासक जो थे वह दुर्लभ एवं कमज़ोर सिद्ध हुए, जिसमें से आपने देखा था कि नादिर शाह का आक्रमण पूरे मुगल साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने 1739 में जो आक्रमण किया था, उसने दिल्ली को एक बार फिर उजाड़ दिया गया था। और इसी आक्रमण में नादिर शाह जो मयूर तख्त था उसे भी अपने साथ ले गया। इस प्रकार अंतिम मुगल शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा उसे हम मोहम्मद शाह प्रथम या नहीं, जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता है, उसे मान सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने देखा इसमें कि पिछले भाग में कि जो मुगल अधिपत्य के क्षेत्र थे उसमें से अनेक प्रांतों के जो गवर्नर सूबेदार थे उन्होंने अपने आप की सत्ता को स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। जैसे हमने देखा हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। साथ ही साथ अवध में बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। आइए आगे चर्चा को शुरू करते हैं कि उस समय जब ये लोग अवध, हैदराबाद और बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे, तब राजपूताना क्षेत्र पर क्या हो रहा था देखें। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों का पर्याय स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाके पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पैर पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूर्ववर्ती मुगल काल के समय में अनेक राजपूत क्षेत्रों को मुगलों ने जीता और उनको ससम्मान उनका जो राज्य था या उनकी जो जागीरें थी वापस दे दी थी, और जिससे कि वहाँ पर अनेक राजपूत जो राजघराने थे वह मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गए थे। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य की नींव कमज़ोर पड़ने लगी तो इन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और जो अजीत सिंह थे वह मुगल दरबार के गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे, मतलब अपने को उससे संबंधित रखा। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जो ये राजपूत घराने थे इन्होंने गुजरात है और मालवा है, इनके सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांगीर शाह 1713 से 1719 का समय जिसका रहता है, जहांगीर शाह जो 1712 से 1713 के बीच मात्र एक साल के लिए रहा था। 1712 से 13 के बीच इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिशें की। जोधपुर के राजघरानों ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित कर ली। प्रश्न पूछा जाएगा कि जयपुर में अपनी नई राजधानी किसने स्थापित की? सवाई राजा जयसिंह ने की थी। उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई और 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से क्या हो गया, रुक गया। आइए देखें यहाँ पर कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों
पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण और संरचनाएं और अन्य इमारत होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय बनाए गए थे। ये चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में। आप देख पा रहे होंगे किले की दीवारें हैं और साथ ही साथ महल, मंदिर और जो जलाशय हैं यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जयपुर के जो राजा जयसिंह थे, यह 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उसके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। जो राजा जयसिंह थे उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट यानी जहाँ कभी हम्पी शासन विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था वहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये चित्र 4B है, आप यहाँ पर देखें, जयपुर का जंतर मंतर है जो राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था और जिसके द्वारा पवनों की गति या नहीं मानसून के आने की सूचना मिलती थी। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु उपकरण हैं। आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न कभी पूछा भी जा सकता है कि अम्बेर के वह कौन से शासक थे जिन्होंने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में वेधशालाएं या जंतर मंतर का निर्माण किया। तो वह राजा थे राजा जयसिंह या सवाई राजा जयसिंह। आप लोग चित्र 5 में देख सकते हैं, मेहरगढ़ किला जो जोधपुर में है, यह यहाँ पर दिखाया गया है। आज़ादी हासिल करना उस समय। अब सिखों ने क्या किया, आप इस अध्याय में थोड़ी जानकारी उसके लेंगे। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में की। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक एवं गुरु गोविंद के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किस सिख राजा ने ढलवाए थे? बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के ढलवाए थे या चलवाए थे। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में गठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाई। दल खालसा जत्थों और जो मिसल थे, इनकी जो संयुक्त सेनाएं थी वो क्या कहलाई? दल खालसा कहलाई। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे जिसे गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वंश के शासकों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी? जैसे मराठाओं ने चौथ या सरदेशमुखी या चौथ व्यवस्था जिस प्रकार से लागू की, ठीक उसी प्रकार से सिखों ने भी राखी व्यवस्था अपनाई थी, जिसके
जिसके तहत क्या था, किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में दिया जाता था। जिस प्रकार से मराठा लोग 25% यानी 1/4 किसानों से उपज का लिया करते थे, ठीक उसी प्रकार से राखी के अंतर्गत सिख साम्राज्य में भी किसानों से 20% उपज का लिया जाता था। यहाँ पर चित्र है महाराजा रणजीत सिंह की तलवारें यहाँ पर दिखाई गई हैं और 10वें गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत उनकी उपज, किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन उनके भाग्य में है। राज करेगा खालसा। अपने सुयोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह घोषणा है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। सिख साम्राज्य ने क्या किया, जो मुगलों एवं मराठों से मोहम्मद शाह अब्दाली ने अनेक प्रांत छीन लिए थे और साथ ही साथ जो अनेक क्षेत्र अहमद शाह अब्दाली के क्षेत्र में आ गए थे। सिख साम्राज्य में उन्होंने प्रवर्ती जो सिख शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया और 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह जो थे, इनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक धार्मिक राजधानी जो थी वह अमृतसर में हुआ करती थी, जबकि राजनीतिक राजधानी इनकी लाहौर में हुआ करती थी। जबकि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं, इनको पंजाब का शेर कहा जाता है, जबकि शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद रखने होंगे। पंजाब का शेर रणजीत सिंह, शेर पंजाब लाला लाजपत राय। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय की शुरुआत हुई, जिसमें अंततः मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई के घर में हुआ था, यानी ही इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। अपनी माता और जो उनके अभिभावक थे या नहीं संरक्षक थे, दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी ने कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे में उन्हें मालवा पठारों पर अवधित मुखिया बना दिया गया, जिसके क्षेत्र विस्तार पथ प्रशस्त प्रशस्त के बाद वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला जो युद्ध नीति थी, युद्ध कला का प्रयोग करते थे और चौथ और सतेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रहण प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जो मराठाओं का उत्कर्ष हुआ वह शिवाजी के समय में हुआ और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य बना जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 में इनका जन्म हुआ था, जबकि अगर हम देखें तो 1630 अभी यहाँ पर दिया गया है, जबकि अधिकांश किताबों में 1627 है। आप लोग 1627 माने, क्योंकि यहीं पर कक्षा 7 के एनसीईआरटी ने 2 अलग अलग तथ्य यहाँ पर शिवाजी के जन्म से संबंधित दे दिए हैं, जबकि 1627 से 1680 तक इनका जीवन चला था। जन्म 1627 में और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों
की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार ये बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या नहीं प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई थी। पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। कई बार मुगलों से इनका सामना हुआ था। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने स्नेह स्नेह और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठों ने मुगलों से गुजरात और मालवा का क्षेत्र कब तक छीन लिया या कब छीन लिया। 1720 के दशक में छीन लिया, जबकि 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई और साथ में इस क्षेत्र से चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। चौथ मतलब उपज का 1/4 भाग जो मराठा सरदार लिया करते थे उसे चौथ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, जिसे चौथ कहा जाता है। जबकि सरदेश मुखी की अगर बात करें, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9/10% क्या था, हिस्सा था, जिसे क्या कहा जाता था, सरदेश मुखी कहा जाता था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार क्षेत्र प्राप्त था तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय में जो मराठा थे वह अपने चरम सीमा पर, उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। आइए चर्चा आगे शुरू करते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। मराठा साम्राज्य जो था, साम्राज्य के इस विस्तार के संसाधनों का भंडार तो मिल गया और मगर उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठाओं के सैन्य अभियानों के कारण अन्य भी कई उनके खिलाफ हो गए और परिणाम स्वरूप मराठाओं को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई को यहाँ पर लड़ना पड़ा। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, जैसे कि हम पिछले भाग में ही बता चुके हैं, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच मुख्य रूप से लड़ा गया था। अंतरहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठाओं ने एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वे वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे राजस्व की मांग की और कृषि को भी प्रोत्साहन दिया और व्यापार को पुनर्जीवित किया। साथ ही साथ अगर हम मराठाओं की बात करें तो यहाँ पर
इसमें सिंधिया हैं, गाड़कवाड़ हैं, भोंसले हैं, जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालवा है। मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास में समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। हानि नहीं पहुंचाई बल्कि उनका और भी विकास किया, जिससे कि वे क्षेत्र और भी समृद्धशाली होते गए। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जाटों ने क्या प्रतिक्रिया दी जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर था। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। नेता चूड़ामण के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उन्हें लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली, यानी जाट साम्राज्य में शरण ली। और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उससे 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब से बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारस्परिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों में का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिस रूप की पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूप के नमूने पर क्या बनाई गई थी। अध्याय 5 और 9 में दोनों के चित्र देखे आप लोगों ने। आप चित्र 8 यहाँ पर देख सकते हैं, और जहाँ पर 18वीं शताब्दी में दीग का राजमहल समूह जो इमारत की छत पर मुख्य सभा के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यह किले के अंदर राजमहल बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग जाटों से संबंधित विशेष जानकारी देख सकते हैं। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची। प्रश्न पूछा जाए कि जाटों की जो शक्ति थी वह चरम पर कब थी या प्रकाष्ठा पर कब थी, तो वह सूरजमल के समय में थी, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है या एक था। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चर्चा जो यहाँ पर पाठ से संबंधित थी वह लगभग पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ फ्रांसीसी क्रांति
नवासी से यहाँ पर कुछ लिया गया है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और वह 1794 तक के यहाँ पर कुछ अंश लिए गए हैं। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांतियों के विषय में अगर हम देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गणों और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध अधिकार प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करना चाहिए। मतलब समाज में पहले से ही अधिकार किसी को नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो योग्यता मनुष्य की है उस आधार पर उसको योग्यता के आधार पर उसको अधिकार मिलने चाहिए। ये फ्रांसीसी क्रांति का था। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभा के लिए समान कानून और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को और नागरिकों में बदल डाला और नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार ने भारत के 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ लिया। और फ्रांसीसी क्रांति को आप लोग कक्षा 10 में विस्तार से पढ़ेंगे। यह था कक्षा 7 का हमारा अतीत, जिस पर हम लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं और जल्द ही इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ कक्षा 7 की एनसीईआरटी हमारा अतीत पर हम चर्चा पूरी कर चुके होंगे। अगर आप लोगों को यह चर्चाएं अच्छी लगी तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।